हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये जो है पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। सारे बच्चों को जो क्लास 1 से 8 तक के हैं इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जैसा कि आरटी एक्ट 2009 उसमें एज इट इज़ जितने चैप्टर्स हैं, शेड्यूल्स हैं, इसको एज इट इज़ हम लोग डील करेंगे। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो अभी रिसेंटली एजुकेशन ऑफिसर्स आपके बीएड के कोर्स में, आपके जितने भी स्टेट लेवल के जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उसमें एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव यहाँ पे वीडियो होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग क्या क्या डील करने वाले हैं, कंटेंट क्या है हमारा आज का। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल्स रिलेटेड टू आरटी, जो एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारे के सारे आर्टिकल्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसको हम लोग डील करेंगे। उसके बाद जो आरटी एक्ट के शेड्यूल में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लोग डील करेंगे। फिर आरटी एक्ट में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, उस 7 चैप्टर्स को एक एक करके हम डील करेंगे और उस चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं उसको भी डील करेंगे। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है, जो जैसे कि चाइल्ड, तो चाइल्ड से क्या मेंशन हो रहा है, पेरेंट्स से क्या मेंशन हो रहा है, एक टीचर से क्या मेंशन किया जा रहा है, ये सारे टर्मिनोलॉजी एक एक चीज मेंशन किया हुआ है। अब सेकेंड चैप्टर में देखेंगे आरटी, एक्चुअल में जो राइट टू एजुकेशन इसका रियल डेफिनेशन है ये आपके चैप्टर 2 में दिया गया है। तो क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि आरटी एक्ट का जो रियल डेफिनेशन है वो कौन से चैप्टर में है, तो चैप्टर 2 में, उसको अपन डील करेंगे अभी। थर्ड चैप्टर में ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड पेरेंट्स, यहाँ पे सिर्फ टीचर्स, गवर्नमेंट्स इनकी ड्यूटी नहीं है, यहाँ पे पेरेंट्स की भी ड्यूटी है। क्योंकि बच्चा जो है सिर्फ 6 घंटे स्कूल में रहता है, बाकी के 18 घंटे वो घर में रहता है। तो घर में भी पेरेंट्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं इनको डील किया गया है। चैप्टर 4 में देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज किनका, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे हर एक लेवल के जो गवर्नमेंट्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम एज 6 to 14। आप देखेंगे यहाँ पे करिकुलम, बच्चे क्या पढ़ेंगे, उनका पाठ्यक्रम कैसा होगा, किस टाइप के सब्जेक्ट, किस टाइप का उनको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ये करिकुलम में मेंशन है। फिर है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, चैप्टर 6 में मेंशन है। यहाँ पे बच्चों को क्या अधिकार दिया गया है इसका पूरा तरह से इंफॉर्मेशन चैप्टर 6 में दिया गया है। चैप्टर 7 में यहाँ पे है मिसलेनियस इंफॉर्मेशन। इसमें मिसलेनियस इंफॉर्मेशन में आपके पास रहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये क्या अपने हिसाब से बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड चेंजेस कर सकते हैं, ये मिसलेनियस में दिया गया है। तो अब डील करते हैं टॉपिक वाइज। तो फर्स्ट है आपका आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके संविधान में शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल्स हैं इनको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 30, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 30, क्योंकि ये ओवरऑल सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। क्या मेंशन है, इट इज नोन एज मैग्ना कार्टा, इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द एजुकेशन। यहाँ जब आपका संविधान बना था उस समय आर्टिकल 30 को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था एजुकेशन से रिलेटेड चेंजेस के लिए। फिर आर्टिकल 21A, यहाँ पे इसको ऐड किया गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जहाँ पे जो शिक्षा है अब वो राइट हो चुका है, इट इज अ राइट फॉर एजुकेशन। और ये कब आया, 2002 में आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप लोग। ये जो है दो है तो आर्टिकल 45, आर्टिकल 29, ये उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 30 और 21A ये आपको याद रखना ही है। आप देखते हैं कि आरटी एक्ट में जो शेड्यूल दिया हुआ है उस शेड्यूल में
क्या मेंशन है, क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो इस शेड्यूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है कि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर, एक साल में किसी भी टीचर को, स्टूडेंट को कितने दिन विद्यालय में व्यतीत करना है। तो यहाँ पे प्राइमरी के लिए देखिए, यहाँ पे 200 डेज मिनिमम व्यतीत करना है, 6 to 8 मिडिल में 220 डेज इन 1 ईयर में यहाँ पे व्यतीत करना ही है विद्यालय में सारे बच्चों को। फिर इंस्ट्रक्शन आवर्स इन एन एकेडमिक ईयर, यहाँ पे कितने घंटे कोई बच्चा किसी विद्यालय में व्यतीत करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 to 5 800 आवर्स और 6 to 8 में है 1000 आवर्स। मिनिमम इतने आवर्स तो बच्चों को विद्यालय में व्यतीत करना है। यहाँ पे देखिए मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, एक सप्ताह में कितने घंटे। तो आप देखिए 45 घंटे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन किया जा रहा है। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आपको ये मालूम नहीं रहता है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। फिर है अब 7 चैप्टर की जैसे मैं बात किया था आरटी एक्ट में, तो एक एक चैप्टर डील करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो क्या बोलता है यहाँ पे, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये कितने प्लेस तक फॉरवर्ड किया जा सकता है, कितने प्लेस तक ये लागू होगा। तो ये कहाँ होगा, इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इस सारे इंडिया में लागू होगा। जब ये आरटी बना था 2009 में तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था, लेकिन अब क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया है तो अब आरटी एक्ट जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कहाँ लागू नहीं होता है। तो ये इट शैल नॉट अप्लाई टू मदरसा, जो मदरसा है वहां पे आरटी लागू नहीं होता है। वैदिक पाठशाला एंड एजुकेशन प्राइमरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं ऐसे जगह में जो आरटी एक्ट लागू नहीं होता है। कहाँ लागू नहीं होता है, ध्यान से देखिए, मदरसास, वैदिक पाठशाला एंड एजुकेशन प्राइमरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ऐसे जगह में ये आरटी एक्ट लागू नहीं होता। अब देखिए चैप्टर 1 में फर्स्ट सेक्शन में जो है मेंशन किया गया है कहाँ लागू हो रहा है, कितनी जगह लागू हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। चैप्टर 2 में डेफिनेशंस दिए गए हैं। डेफिनेशंस किसके किसके डेफिनेशंस, गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कैपिटेशन फी, चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप, चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन, एलिमेंट्री एजुकेशन, गार्जियन, लोकल अथॉरिटी। तो यहाँ पे देखिए क्यों तक पूरे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, क्यों तक पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। जैसे कि स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक कमीशन बनता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये सारे के सारे जो डेफिनेशंस है इस आरटी एक्ट में मेंशंस हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने सारे चीजों का डेफिनेशन दिया गया है। अब चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 2 में क्या है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। मैंने पहले बताया था कि एक्चुअली में जो डेफिनेशन है आरटीई का वो चैप्टर 2 में मेंशन है। और ये क्या बोलता है, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन every child of the age of 6 to 14 years, right of child to free and compulsory education every child of 6 to 14 years। इसका जो आरटीई का जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली सेक्शन 3 में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 में क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन। अब जैसे कोई बच्चा है वो बहुत ही गरीब बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने कोई ध्यान नहीं दिया, उनको एडमिशन कराया ही नहीं, तो ऐसे बच्चों को क्या होगा। तो ये सेक्शन 4 में उनके लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब देखिए सेक्शन 5 में क्या है, राइट ऑफ ट्रांसफर टू अदर स्कूल। जैसे कोई पेरेंट्स का उनका ट्रांसफर हो रहा है तो बच्चा किसी पर्टिकुलर स्कूल में है तो उनको दूसरे स्कूल में दूसरे सिटी में अगर जाते हैं तो वहाँ उनको एडमिशन देना ही होगा।
ये बच्चों का अधिकार है। यहीं पे लिखा हुआ है राइट ऑफ ट्रांसफर टू अदर स्कूल। आप देखते हैं चैप्टर 3 में क्या दिया गया। चैप्टर 3 में है ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे सेक्शन 6 में दिया गया है ड्यूटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड टू इस्टेब्लिश स्कूल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए कि मिनिमम 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए जहाँ पे बच्चा जा सके। 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर कोई बच्चा नहीं, उनको 1 किलोमीटर के दायरे में बच्चे को स्कूल मिलना ही चाहिए, ये आरटी में मेंशन है। और मिडिल स्कूल के लिए मिनिमम 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल मिलना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 7 में क्या दिया गया है कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों के दोनों कितना जो व्यय होगा शिक्षा में उसको दोनों शेयर करेंगे, इसका मेंशन सेक्शन 7 में है। सेक्शन 8 में क्या है ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए सेक्शन 8 ए के 1 में है प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सेकेंड इंश्योर कंपल्सरी एडमिशन। सिर्फ राइट्स होने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे एडमिशन कराना है बच्चों का, उनका प्रॉपर अटेंडेंस होना चाहिए, कंप्लीशन, वो अपना शिक्षा पूरा कंप्लीट करें, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सेक्शन 9 में क्या आते हैं ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटीज की ड्यूटीज में है जैसे कि एमडीएम प्रोवाइड करना, एमडीएम में अच्छा क्वालिटी फूड प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, ये सब लोकल अथॉरिटीज की ड्यूटीज हैं। ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन ये मेंशन है सेक्शन 10 में। सेक्शन 11 में मेंशन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे देखिए अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें नर्सरी के लेवल का भी एजुकेशन मेंशन है। तो अभी ये 2009 में आया था, लेकिन अभी के जो एजुकेशन पॉलिसी है नया जो आया है उसमें प्री स्कूल जो नर्सरी वाली बात कर रहे हैं वो भी अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को प्रोवाइड कराएं। चैप्टर 4 में क्या मेंशन है देखते हैं। चैप्टर 4 में एक्सप्लेन किया गया है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। अब यहाँ पे स्कूल में बच्चा अगर आ जाता है तो उसके बाद स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेक्शन 12 में दिया गया है क्या एक्सटेंड ऑफ स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सेक्शन 13 में है नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। यहाँ पे किसी बच्चे से फीस नहीं लेना है जब तक वो 8th क्लास में है, जब तक वो 8th क्लास नहीं हो जाता उस टाइम तक कोई कैपिटेशन फी नहीं ले सकते बच्चे को। और उनका जैसे एडमिशन लेना है तो एग्जाम उनको कराया जाएगा, ऐसा नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे देखिए स्क्रीनिंग प्रोसीजर ये भी बैन है, यहाँ स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं किया जा सकता, जो बच्चा आ रहा है उसको एडमिशन देना ही है। सेक्शन 14 में क्या है प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन, नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन ए स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ। अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है, उसका एज मेंशन नहीं है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके बेसिस में हम किसी बच्चे को डिनाई नहीं कर सकते, उनको एडमिशन देना ही होगा पर्टिकुलर स्कूल में। यहाँ पे देखो सेक्शन 15 में नो डिनायल ऑफ एडमिशन। सेक्शन 16 में क्या है एग्जामिनेशन एंड होल्डिंग बैक इन सर्टेन केसेस, not to hold back a child in any class till the completion of elementary education। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को आप होल्ड बैक मतलब फेल करने का प्रावधान नहीं है। फेल अगर हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा आवर्स उनको रिमेडियल क्लासेस दिला के उनको पास कराना है, वो बेसिक राइट्स उनका है। सेक्शन 17 प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट ऑफ चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं चिल्ड्रंस के। प्रोहिबिशन पहले के समय में जो डंडा मार के पढ़ाया जाता था बच्चों को वो सब अब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं अब
साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली जो एनालिसिस है उनके द्वारा उनका जो करिकुलम बनाया गया है उनके हिसाब से यहाँ पढ़ाया जाता है। तो ये देखो सेक्शन 17 में ये लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट टू द चाइल्ड, ये पूरी तरह से बैन हो चुका है। सेक्शन 18 में है, नो स्कूल टू बी स्टेबलाइज्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, किसी पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लेने के समय उनको रिकॉग्निशन जो सर्टिफिकेट दिखाना रहता है वो जरूरी नहीं है। 19 में क्या दिया है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल, स्कूल के क्या क्या स्टैंडर्ड्स रहने चाहिए, जैसे कि सेपरेट वॉशरूम रहने चाहिए फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं। फिर सेक्शन 20 में क्या है, पावर टू अमेंड शेड्यूल सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे जो शेड्यूल है जो फर्स्ट में मैंने मेंशन किया था शेड्यूल, वहाँ पे जो अमेंडमेंट है क्या चेंजेस कर सकते हैं वो सिर्फ पावर है किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेक्शन 21 इसमें क्या मेंशन है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होते हैं, लोकल जो पेरेंट्स हैं प्लस वहाँ पे जो टीचर्स हैं प्रिंसिपल्स हैं, इनको मिला के एक कमेटी बनाया जाता है, ठीक है। वो सब कमेटी जो है मॉनिटरिंग करते हैं स्कूल की गतिविधियों की, टीचर्स अपने दायित्व के प्रति अपने निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं, ये सब मॉनिटरिंग किया जाता है किसके द्वारा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। फिर सेक्शन 22 यहाँ पे मेंशन है स्कूल डेवलपमेंट प्लान। स्कूल डेवलपमेंट प्लान में क्या आते हैं, जैसे कि प्रॉपर उनके जो किचन सेट है वो रहने चाहिए, प्लेग्राउंड रहने चाहिए, कंप्यूटर लैब रहने चाहिए, लैब्स रहने चाहिए, ये सब स्कूल डेवलपमेंट प्लान में आते हैं। फिर है सेक्शन 23 में क्या मेंशन है, क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर, तो पर्टिकुलर टीचर्स को क्या क्वालिटी, मिनिमम क्वालिटी क्वालिफिकेशंस रहने चाहिए, ये किसमें मेंशन है, सेक्शन 23 में। सेक्शन 24 में जो है ड्यूटीज ऑफ टीचर एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, ये है। सेक्शन 25 में पीपल टीचर रेशियो। पीपल टीचर रेशियो मतलब जो बच्चे और टीचर दोनों में कितना अनुपात रहना चाहिए, तो यहाँ पे 30 का अनुपात दिया गया है। 30 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 26 में फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ टीचर्स, ये पूरी गवर्नमेंट हैंडल करती है। फिर सेक्शन 27 में प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पसेस। यहाँ पे देखिए कोई टीचर अगर गवर्नमेंट टीचर्स हैं तो उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, इनका मेंशन हुआ है सेक्शन 27 में। अब सेक्शन 21 में क्या मेंशन है, प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर। अगर कोई टीचर गवर्नमेंट टीचर हैं तो उनको प्राइवेट ट्यूशन प्रोहिबिशन है, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते हैं। चैप्टर 5 में देखते हैं करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे जैसे बताया था मैंने बच्चों को क्या पढ़ाना है, उनका पाठ्यक्रम कैसा होगा, ये सब करिकुलम में मेंशन है। तो यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 29 में करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर, जो पाठ्यक्रम रहना चाहिए बच्चों को क्या पढ़ाना है, उसमें क्या क्या इनकल्केशन, क्या क्या उनको शिक्षा देना है, किसका डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूज़, बच्चों में वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट, चाइल्ड नॉलेज, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज, एक्टिविटीज, मदर टंग, फ्री फ्रॉम फियर, डर का वातावरण नहीं रहना चाहिए, कॉम्प्रहेंशन, बच्चे को लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सब मेंशन है किसमें, सेक्शन 29 में। करिकुलम में क्या क्या इनकल्केशन या डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों में। सेक्शन 30 में मेंशन है एग्जामिनेशन एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, नो बोर्ड एग्जामिनेशन इन एलिमेंट्री लेवल। यहाँ पे बोल रहे हैं क्लास 1 से 8 तक कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा और इनका कंप्लीशन कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, प्लस इनका जो नो होल्ड बैक, किसी बच्चे को आप किसी पर्टिकुलर क्लास में रोक नहीं सकते जस्ट बिकॉज ही इज फेल्ड। आपको उनको एक्स्ट्रा आवर्स रेमेडियल क्लास लेके उनको उस लेवल तक लाना है कि वो पास हो जाए।
चैप्टर 6 प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या क्या बच्चों को अधिकार है वो सेक्शन 31 में देखते हैं क्या है। मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड राइट्स टू एजुकेशन, यहाँ पे देखिए चाइल्ड राइट्स के मॉनिटरिंग के लिए दो अलग अलग कमीशन बने हुए हैं। पहला है नेशनल कमीशन, उसके बाद है स्टेट कमीशन, दो कमीशन है यहाँ पे, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इनका काम क्या है, एग्जामाइन एंड रिव्यू, एग्जामिनेशन करेंगे, रिव्यू लेंगे, इनका प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड, वहाँ पे न्यूट्रिशियस जो इन्वायरमेंट है उसके तरह उनको जैसे कि सीजनेबल फूड्स उनको अवेलेबल होने चाहिए। प्लस इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स, कोई बच्चे को कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो उनको डील करना है, ये कमीशंस डील करते हैं। सेक्शन 32 में है रिट्रीसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ एनी कंप्लेंट, लोकल अथॉरिटी शैल डिसाइड द मैटर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। अगर कोई टीचर्स स्टूडेंट इन दोनों के बीच में कुछ अननेसेसरी एक्टिविटीज होते हैं, उनको रिट्रीसल समझौता कराना है या उनको एक तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन देना है, कितने 3 मंथ्स के अंदर में। कौन करेगा ये, लोकल अथॉरिटीज। सेक्शन 33 में क्या मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, यहाँ पे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल इसका कॉन्स्टिट्यूशन करना है। तो यहाँ देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट बाय नोटिफिकेशन ए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सेसिंग 15। 15 लोगों का एक मेंबर कमिटी रहेगा जो आपके नेशनल लेवल के हैं, ये एडवाइस देंगे गवर्नमेंट को टू एनी चेंज और अमेंडमेंट फॉर एजुकेशन। वैसे ही जैसे कि सेक्शन 33 में नेशनल लेवल का है, वैसे ही यहाँ पे सेक्शन 34 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एडवाइजरी काउंसिल, स्टेट में भी एक एडवाइजरी काउंसिल होगा, ठीक है। इसमें भी 15 मेंबर्स के एक ग्रुप रहेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट को अपने सुझाव देंगे, ठीक है। फंक्शन क्या रहता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो एक्ट में दिया गया है आरटी एक्ट 2009, उनको कंपल्सरीली इम्प्लीमेंट कराया जाएगा हर एक स्कूल में। ये इन दोनों का काम है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एडवाइजरी काउंसिल, ये दोनों का ही काम है। अब देखिए लास्ट चैप्टर है आपका मिसलेनियस, यहाँ पे सेक्शन 35 में है पावर टू इशू डायरेक्शंस, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटी में इशू गाइडलाइंस फॉर रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पे सेक्शन 35 में पावर है गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज़ के पास कि वो उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराए। फिर सेक्शन 36 में है प्रीवियस सैंक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशन, सैंक्शन ऑफ एन ऑफिशियल अथॉरिटी इन दिस बिहाफ बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। इफ एनी कोई प्रॉब्लम हो जाता है किसी स्कूल में, ठीक है, अननेसेसरी प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो उसको रिड्रेसल करने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ पे एक ऑफिसर अथॉराइज्ड होते हैं, वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। कौन सा है, सेक्शन 36 में। देखिए सेक्शन 37, इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर किसी टीचर ने गुड फेथ में कोई डिसीजन लिया है लेकिन उनके अगेंस्ट कोई केस हो चुका है, तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिल सकता है। अगर वो अपना पॉइंट सही तरीके से रखें तो उनको प्रोटेक्शन मिल सकता है, उनको समझौता कराया जा सकता है। ये सेक्शन 37 में है। क्योंकि आजकल जो है टीचर्स, एक्चुअली टीचर्स नहीं, फैसिलिटेटर्स हो गए हैं। टीचर्स सिर्फ टीच नहीं कर रहे हैं, फैसिलिटेटर्स हो गए हैं। क्योंकि आजकल तो बच्चे जो हैं यूट्यूब में ज़्यादा कंटेंट मिल जा रहा है, तो वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं। तो इन चीज़ों में कई बार क्या हो जाते हैं, मतभेद होते हैं टीचर स्टूडेंट के बीच, अननेसेसरी एक्टिविटीज हो जाते हैं। उसको अगर गुड फेथ में कोई टीचर जो है अपने अच्छे उद्देश्य से काम किया लेकिन वो फंस गया, तो वहाँ पे क्या है, उनके पास अधिकार है सेक्शन 37 के तहत कि वो अपने आप को प्रूफ करें और समझौता कराया जा सके।
सेक्शन 38 में क्या है, पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकते हैं, किससे रिलेटेड, टाइम लिमिट, स्कूल में टाइम लिमिट कितना हो सकता है, एरिया, रिकॉर्ड्स, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एडमिशन, जरूरी नहीं कि मई जून में एडमिशन कराया जाए, नवंबर दिसंबर तक भी एडमिशन होते हैं और कराया जाता है, क्योंकि ये तो बच्चे हाफ जब उनके क्लास साल ही आधा हो चुका है तो एक साल उनका आधा 6 महीना नुकसान थोड़ी जाएगा, तो यहाँ पे एडमिशन कराया जा सकता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, फॉर्म, हियरिंग, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, सैलरी, ड्यूटीज, इससे रिलेटेड यहाँ पे जितने किए गए इससे रिलेटेड जो है पावर है गवर्नमेंट के पास कि वो अपना रूल्स बना सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं सेक्शन 38 के हिसाब से। ये आपका लास्ट सेक्शन है RT एक्ट का। सेक्शन 39, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट। अगर RT एक्ट को लागू किया गया है और किसी पर्टिकुलर रीजन्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास क्या है, पावर है कि वो चेंजेस करके वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में लागू किया गया। जैसे कि 2009 में जब RT आया तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में लागू बाद में हुआ है 2018 के बाद। तो इस चीज़ों में चेंजेस किए गए हैं और ताकि वहाँ के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जा सकते हैं। तो थैंक यू आपके मूल्यवान समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।